पैसे वही तो दान कर सकता है जिनके पास पैसे हो। हमारे जेब में नहीं रुपया चले दान करने, ऐसे तो नहीं हो पाएगा ना। A very good morning and hello and welcome to all the students to the YouTube channel of Yashasvi Academy. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। यहाँ आपको मिलेंगे 8th, 9th और 10th स्टैंडर्ड CBSE के बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स। यू विल गेट द एंटायर PDF और हम एक्सप्लेनेशन के लिए है ही। सो बिग अमाउंट्स में आप आपके फ्रेंड्स को बताइए और जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए सो दैट यू डोंट मिस एनी लेक्चर्स एट ऑल. So for the first lecture of our 9th standard CBSE series, we are starting the second chapter, which is cell, the basic structure of our life. So नाम में ही है कि basic structure of life है. So let's start with the basics. मैं हूँ मिली मैम और आपके साथ जुड़ी रहूंगी आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री के सारे कॉन्सेप्ट्स इजीली समझाने के लिए मिली मैम हाजिर है. सो देखिए हम शुरू करते हैं with a few questions and when we get to the end of this chapter इन सवालों को मैं फिर से रिपीट करूंगी, ध्यान में रखिएगा, नोटबुक्स में नोट करके रखिएगा and by the end you will be able to answer all these questions. So why are cells invisible to our eyes and how can scientists discover them? So agar the cells are microscopic, how are scientists able to study these cells? Then why does a potato piece swell in water but shrink in salt water? सोचने वाली बात तो है. If every single cell has a boundary, what will decide what will enter the cell and exit the cell? आपके हॉस्टल्स में होती है ना वार्डन, तो कैसे पता चलता है कौन अंदर आएगा कौन बाहर जाएगा? ऐसा ही कुछ सिस्टम होता है हमारे सेल में. तो आज हम कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे. So these are our takeaway points for this PDF. What you will learn is cell, which is the basic building block of our life. Then how are cells studied? जिन्होंने स्टार्टिंग में सेल की डिस्कवरी की, सेल के ऊपर पढ़ाई करी, उन्होंने क्या टेक्निक्स यूज करी? सो देयर इज रेजोल्यूशन, मैग्निफिकेशन एंड माइक्रोस्कोप. इनमें से कुछ नाम तो आपने ऑलरेडी सुन रखे हैं. हम देखते हैं कि इनकी वर्किंग कैसे होगी. Then we will see the cell boundary. Cell boundary is nothing but the plasma membrane. अब आप कहेंगे मैम सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो बाउंड्री नहीं होती, पर इस पार्ट 1 में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, उसके आगे बाकी बाउंड्रीज के बारे में पढ़ेंगे. देन देयर इज मूवमेंट अक्रॉस दिस बाउंड्री. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो गई आपकी हॉस्टल की वार्डन, और हॉस्टल की वार्डन किन तरीकों से बच्चों को अंदर और बाहर आने देती है? सो इट्स डिफ्यूजन एंड osmosis. So these concepts will be clear. And finally, one of the most tricky topic for students to understand is fluid mosaic model. बहुत बड़े बड़े शब्द लगते हैं, पर by the end of this particular video you will be able to clearly understand these topics. बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, और अगर आपको हमारा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता है तो आपके फ्रेंड्स से भी शेयर करिएगा. So let's start with the first big idea that the cell is the basic structural and functional unit of our life. तो सेल के बारे में बात करने से पहले हम देखेंगे कि there are two types of organisms which are present in the environment. The first is unicellular organism. नाम से ही क्या समझ में आता है? uni means single and cellular means containing cell. तो unicellular में कितने cells होंगे? Correct, single cell. So it is made up of one cell. And multicellular organism, as the name suggests, multiple cells से बने हुए होंगे. So made up of many cells, and all these cells work together to form tissues, organ and organ system. अब क्या होता है ना बच्चों कि हम cells क्या है और सेल और टिश्यू के बीच में डिफरेंस क्या है, इसमें थोड़ा कंफ्यूज होते हैं. So जब हम कलेक्शन ऑफ सेल्स को मिलाते हैं, they will become tissues, और बहुत सारे टिश्यूज साथ में आके बनाते हैं आपके ऑर्गन्स. क्या क्या ऑर्गन्स बताएं हमें? डाइजेशन में हम स्टमक यूज करते हैं, ब्लड पंपिंग के लिए हार्ट यूज होता है, लंग्स यूज होते हैं ऑक्सीजन ट्रांसफर के लिए. तो ये सारे हो गए हमारे ऑर्गन्स, और इन्हीं ऑर्गन्स से मिलके एक सिस्टम बनता है. तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या आएगा? आपके लैरिंग्स आएगा, लंग्स आएंगे. तो ऑल दीज ऑर्गन्स विल कम इनटू एन ऑर्गन सिस्टम. Then even in a bigger organism, the cell remains the functional unit. तो देखिए जब आप एक घर बनाते हैं तो घर में क्या यूज होंगी? ब्रिक्स यूज होंगी एंड
उस पे सीमेंट यूज होगा। तो आपके जो बॉडी है या जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, इट इज मेड अप ऑफ अ ब्रिक कॉल्ड सेल। वो सेल इंडिपेंडेंटली काम करती है। इंडिपेंडेंटली काम करना मतलब वो चीजें बना भी सकती हैं, चीजों को ब्रेक डाउन भी कर सकती है। सो इवन इन अ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म द बेसिक स्ट्रक्चर विल ऑलवेज रिमेन अ सेल. So as you can see, this is a unicellular organism. Example is prokaryotes. तो आगे जाके डरिएगा मत, प्रोकैरियोट्स क्या है, यूकैरियोट्स क्या है, आगे जाके हम सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे. बस ये ध्यान में रखिएगा, प्रोकैरियोट्स आर यूनिसेल्युलर. प्रो मतलब ही प्रिमिटिव. प्रिमिटिव मतलब क्या, एंशिएंट, पुराने जमाने के. आपके लैंग्वेज में कहूं तो बूमर सेल्स, right? So these were very prehistoric cells. Then came well-developed cells which are called as eukaryotes. तो unicellular होंगे prokaryotes और multicellular होंगे eukaryotes. So I hope आपको concept समझ आ रहे हैं. धीरे धीरे और भी complex concepts हम clear करेंगे. Now let's get to the organization in biology. जैसे हमने देखा टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम. अब इनकी अरेंजमेंट कैसे होगी? तो देखिए, सेल है विच इज द बेसिक स्ट्रक्चर. वो क्या बनाते हैं, बहुत सारे सेल्स मिलके बनाएंगे टिश्यू, राइट? लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा टिश्यूज मिलके क्या बनाएंगे, डिफरेंट ऑर्गन्स. सारे ऑर्गन साथ में काम करके क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम. और इन सारे ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है, एक ऑर्गेनिज्म. अब एक ट्रिकी बात जो आपको याद रखनी है कि अगर एक ऑर्गन बनेगा टिश्यूज से, तो उस ऑर्गन में सारे टिश्यूज कैसे होंगे, ऑफ अ सिमिलर टाइप. अगर स्टमक की बात की जाए तो क्या स्टमक में सारे के सारे एक टाइप के सेल्स ही होना चाहिए जो एक टाइप के सिक्रीशंस करे, विच इज डाइजेस्टिव एंजाइम. सो सिमिलर सेल्स मेक ऑर्गन्स. इसी तरीके से बनता है हमारा ऑर्गेनिज्म. Now I have given you a small example which is the respiratory system. क्या क्या चीजों से बनता है, nasal pores जिससे हम breathe in करते हैं, breathe out करते हैं, then nasal cavity, then there is trachea जहाँ जो हमारे throat region में होता है, जहाँ से हम जो air inhale करते हैं वो कहाँ तक जाएगी, हमारे lungs तक जाएगी. और ऐसे क्या होगा, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज. तो यहाँ पे टिश्यूज से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और वैसे पूरा ऑर्गेनिज्म. सो द सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी एंड इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल. तो अब आपको ये दो बातें बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि सेल स्ट्रक्चर भी देती है बॉडी को और बॉडी के सारे फंक्शंस भी कैरी आउट करती हैं. ऑल्सो वी सी दैट the similar cells combine to form tissues and tissues form organs. That's why cells are known as the building blocks of life. And every complex, जो भी complex organisms आप देखते हैं, right from humans to big dinosaurs, ये सारे किससे बने हुए हैं, the basic structural and functional unit is cell. तो मैं स्ट्रेस कर रही हूँ ये दो चीजों पे क्योंकि हर आंसर में आपको इस लेसन में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपको ये बात इंक्लूड करना जरूरी है that the cell is the structural and functional unit of life. So now giving you a bit of examples of what are unicellular and multicellular organisms. हमने देखा प्रोकैरियोट्स. कुछ प्रोकैरियोट्स के अलावा अमीबा है, पैरामेशियम है, बैक्टीरिया है एंड ईस्ट. तो ये सारे आ जाएंगे इनटू यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. तो कितने सेल होंगे इनके पास, सिंगल सेल. खाना भी यही तोड़ेंगे, उससे एनर्जी भी यही बनाएंगे, एक्सक्रीशन भी यही करेंगे. कोई टिश्यू सिस्टम या ऑर्गन सिस्टम इनके पास अवेलेबल नहीं है. बट ऑन द कॉन्ट्ररी मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में टिश्यूज भी होंगे, ऑर्गन भी होगा और ऑर्गन सिस्टम भी होगा. सो ह्यूमंस, ट्रीज, डॉग्स, फ्लावर्स. तो अब देखिए, जब हम सेल्स की बात करते हैं या बायोलॉजी की बात करते हैं ना, तो हमें एनिमल्स के अंडर ही ह्यूमंस को कंसिडर किया जाता है. तो अगर मैं आगे जाके कहूं कि ये एनिमल सेल है, ये प्लांट सेल है, तो कंफ्यूज मत होइएगा. Humans also fall into the category of animals. Animals ही तो हैं हम. All right. So अब हमने देख लिया कि सेल कैसा सेल क्या है, कितने सेल्स यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर बनाते हैं. अब हम देखेंगे द वर्ल्ड इनसाइड द सेल. सो जिसने भी सेल को पहली बार स्टडी किया होगा, कैसे स्टडी किया होगा, किस चीज के इस्तेमाल से स्टडी किया होगा, सो देयर इज अ स्ट्रक्चर और अ मशीन विच इज कॉल्ड एज द माइक्रोस्कोप. आपने, आई एम श्योर आपकी स्कूल के लेबोरेटरीज में ये जरूर देखा होगा. अगर नहीं भी देखा है तो 9th और 10th स्टैंडर्ड में आपको बायोलॉजी के प्रैक्टिकल में माइक्रोस्कोप जरूर देखने मिलेंगे.
सो आई जस्ट एक्सप्लेन क्विकली हाउ द माइक्रोस्कोप लुक्स. दिस इज एन आई पीस जिससे आप यहाँ पर स्टेज पे रखे हुए स्पेसिमेन को देख सकते हैं. अब मैम स्पेसिमेन जैसा भारी शब्द यूज कर दिया, तो देखिए जिस भी चीज को आप माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे तो स्कूल में भी ये बताइएगा कि मैम स्पेसिमेन कहाँ है, स्पेसिमेन कौन सा यूज करेंगे. सो यहाँ आएगा स्पेसिमेन, उसको ऑब्जर्व करिएगा फ्रॉम आई पीस. देन देर इज अ हैंडल टू hold the microscope in place, and there is a body tube. मेन पार्ट इज द ऑब्जेक्टिव लेंस. तो देखिए आपने मोबाइल फोन की शॉपिंग तो की होगी, आप क्या पूछते हैं सबसे पहले कि भैया जूम कैसा है इसका, मैं यहाँ से खड़े होके दूर पहाड़ की फोटो खींच सकता हूँ क्या. तो वो ही जूम इन जूम आउट करने के लिए कौन काम करेगा, ऑब्जेक्टिव लेंस. सो इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप यू हैव टू लेंस टू गिव यू एडजस्टिंग मैग्निफिकेशन. वो मैग्निफिकेशन एडजस्ट कौन करेगा, एडजस्टमेंट नॉब. यहाँ है आपका स्टेज और यहाँ है आपका मिरर. अब मिरर क्यों चाहिए भाई, स्पेसिमेन को आईना देखने की क्या जरूरत पड़ गई. सो मिरर इज एक्चुअली यूज्ड फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ नेचुरल लाइट. सो यहाँ से नेचुरल लाइट आएगी, आपके स्पेसिमेन के ऊपर रिफ्लेक्ट करेगी और आप कहाँ देख पाओगे इसे, आईपीस के थ्रू देख पाएंगे. So most cells are too small to be seen from naked eye, right? They are microscopic, but they exchange material, communicate with each other. Cells बहुत सारे functions कर रहे होते हैं, तो इन functions को study करने के लिए हम किसका use करेंगे, माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे. अ कॉन्वेक्स लेंस, मैंने आपसे कहा लेंस यूज होगा, और अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस इज यूज्ड इन माइक्रोस्कोप. क्यों यूज करते हैं, टू मैग्नीफाई द ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट कैसा है हमारा, माइक्रोस्कोपिक है. Then the objective lens and eyepiece work together to produce a larger image of the object. तो ये eyepiece और लेंस क्या करेगा, आपके स्पेसिमेन को एनलार्ज करके आपको पिक्चर या इमेज दिखाएगा. यही तो चाहिए ना हमें, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को भी क्लियरली देख पाए. तो चलो देखेंगे कुछ पार्ट्स या कुछ टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप्स. दो टाइप होते हैं मेजर. तो पहला है लाइट माइक्रोस्कोप, दूसरा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप. तो ये थोड़े बेसिक लेवल के माइक्रोस्कोप्स हैं जो आप स्कूल कॉलेज वगैरह में यूज करते हैं. इसमें आपको सेल एंड सेल ऑर्गेनेल्स अच्छे से दिख पाएंगे. और इन ये क्या लाइट सोर्स यूज करते हैं, नेचुरल लाइट सोर्स यूज करते हैं. सो लाइट माइक्रोस्कोप, नाम में ही लाइट है. In school laboratories and colleges, light microscopes are used to observe cell and cell structure. Then source क्या है इनका, visible light. किसके थ्रू रिफ्लेक्ट हो रहा है, मिरर के थ्रू रिफ्लेक्ट होकर स्पेसिमेन को जाता है. एंड लेंस कौन सी है, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव लेंस. ठीक है, दो टाइप की ऑब्जेक्टिव लेंस होती है जिसके थ्रू हम मैग्निफिकेशन एडजस्ट करेंगे, और मैग्निफिकेशन होता है 10x to 40x. तो कितना आप देखते हैं, मेगापिक्सल्स में देखते हैं आप कैसा कितना मैग्निफिकेशन है. तो लाइट माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन विल बी फ्रॉम 10x to 40x. देन एग्जाम्पल क्या क्या देख सकते हैं आप इसमें, अनियन पील सेल्स देख सकते हैं, चीक सेल्स देख सकते हैं. अब पार्ट्स ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप, अभी हमने पढ़ा क्या क्या पार्ट्स पढ़े हमने, आई पीस, ऑब्जेक्टिव लेंस दो होते हैं. देन देर इज अ स्टेज जिसके ऊपर स्पेसिमेन रखेंगे, मिरर फॉर रिफ्लेक्शन, बॉडी ट्यूब, हैंडल, बेस एंड एडजस्टमेंट नॉब्स. एडजस्टमेंट नॉब से आप आपका बॉडी ऊपर या नीचे कर सकते हैं माइक्रोस्कोप की, सो दैट द क्लैरिटी इज एडजस्ट. देन द स्पेसिमेन इज प्लेस्ड ऑन द स्टेज एंड इट इज फोकस्ड यूजिंग द एडजस्टमेंट नॉब्स. तो आई होप आपको माइक्रोस्कोप के बारे में समझ आ गया होगा. आपके स्कूल एंड कॉलेजेस में आप लाइट माइक्रोस्कोप से पाला पड़ेगा आपका. तो अब आपके पास लेबोरेटरी में होशियारी मारने के लिए कुछ कुछ बातें तो आपको समझ आ गई होगी. चलिए नाउ वील सी द अनदर टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप विच इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. ये थोड़ा हाई लेवल मैग्निफिकेशन भी देता है और बहुत ही सुंदर पिक्चर्स देता है आपके सेल्स की. सो माइक्रोस्कोप इम्प्रूव्ड ओवर टाइम, जैसे जैसे रिसर्च बढ़ने लग गई वैसे वैसे माइक्रोस्कोप का कॉम्प्लेक्स माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट होने लग गया और साइंस ने निकाला इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. क्या खासियत है भाई इसमें, जैसे लाइट माइक्रोस्कोप का लाइट का सोर्स था विजिबल लाइट या हमारी नेचुरल लाइट, वैसे ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो लाइट का सोर्स होगा वो होगा अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो क्या होगा,
बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, आपके स्पेसिमेन के ऊपर पड़ेंगे और लेंस उनको कैप्चर करेगी, जिससे आपको बहुत ही सुंदर कॉन्ट्रास्टिंग इमेज देखने को मिलेगी. सो देर आर टू मेजर थिंग्स विच यू नीड टू रिमेंबर अबाउट द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, विच इज द मैग्निफिकेशन. सो मैग्निफिकेशन ज्यादा होगी तो आपकी इमेज बड़ी दिखेगी और आप छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स ऑफ द सेल भी ऑब्जर्व कर पाएंगे, जैसे कि न्यूक्लियस, जैसे कि गोल्जी अपैरेटस. वो कैसे देखेंगे हम यूजिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. और एक बात होती है इसमें कॉन्ट्रास्ट. तो इतनी फोटो तो आपने भी एडिट करी ही होगी, तो हमें पता चलता है कि जब हम कॉन्ट्रास्ट बढ़ाते हैं तो हमारी इमेज में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो भी हमें क्लियरली नजर आते हैं. तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. दे हेल्प द साइंटिस्ट टू स्टडी फाइन डिटेल्स एंड सेल ऑर्गेनेल्स एंड मेम्ब्रेन. इनकी लाइट सोर्स होगी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन. इनका लेंस कैसा होगा? मैग्नेटिक लेंस. तो इनका लेंस भी बहुत पावरफुल होगा, तो इनकी मैग्निफिकेशन भी 5 लाख प्लस मैग्निफिकेशन जाती है किसकी? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. ये देखिए इतना सुंदर सा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है. इसकी इमेज कहाँ देखने को मिलेगी आपको? आपके डेस्कटॉप पे देखने मिलेगी. चलिए आगे बढ़ेंगे एंड वी विल सी अ फ्यू साइंटिस्ट्स. तो अब मुझे पता है कि बच्चों को बोर होता है ईयर्स और नाम याद रखने में कि हमें क्या करना मैम, किसने कौन सी डिस्कवरी करी. पर क्या होता है ना कि जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ दे दी कुछ छोटा सा डिस्कवर करने में, उनके लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं और मार्क्स के लिए भी करना चाहिए. So this is a very important table. Many MCQs, many match the following short answer questions are expected to come from this particular table. So what are we going to study? What is the scientist? What was the year they made their discovery? And what was their discovery or contribution? तो जब हम सेल की बात करते हैं ना दोस्तों, तो सबसे बड़ा नाम जो परचम लहराया है वो है रॉबर्ट हुक. सर रॉबर्ट हुक ने क्या किया? उन्होंने सबसे पहले नाम दिया वो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स का नाम दिया सेल, और उन्होंने डिस्कवर किया क्या? सेल. अब कैसे डिस्कवर किया होगा? सो एक बड़ा सा पेड़ है जिसे कहते हैं हम ओक ट्री. उस ओक ट्री की जो बाहर की डेड सेल्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं छाल, वो छाल को कलेक्ट किया, उसको थिन स्लाइसेस में कट करके माइक्रोस्कोप के नीचे रख दिया. अब ये बात है बच्चों कुछ 1660s की. देखिए 1665 जब माइक्रोस्कोप्स आए भी नहीं थे, तब रॉबर्ट हुक ने सेल्स को पहली बार डिस्कवर किया इन कॉर्क सेल्स और ओक सेल्स. और उन्होंने नाम क्या देखा? छोटे नाम कहा सेल, क्योंकि सेल्स ऐसे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में दिख रहे थे. तो पहले सेल्स का मतलब क्या था कि ये छोटे रूम्स होते हैं, उन रूम्स का नाम दे दिया था सेल. अब ये सेल भी कुछ रूम जैसे दिखने लगे, तो रॉबर्ट हुक ने नाम क्या रख दिया? सेल. इट वॉज यूज्ड बिकॉज द कंपार्टमेंट रिजेंबल टाइनी बॉक्सेस. सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया कॉर्क सेल में बाय रॉबर्ट हुक. दूसरा नाम आता है सर एंटन वैन ल्यूवेनहॉक. In the year 1674, he first observed living cells including protozoa and bacteria. अब देखिए रॉबर्ट हुक जी ने क्या किया? जो डेड सेल्स थे प्लांट के उन्हें ऑब्जर्व किया. तो जब क्वेश्चन आएगा हु वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू स्टडी द डेड सेल्स, तो आप नाम लिखेंगे रॉबर्ट हुक. लेकिन लिविंग सेल्स पहली बार किसने देखा? तो एंटन वैन ल्यूवेनहॉक. और किस में देखा? प्रोटोजोआ एंड बैक्टीरिया के अंदर देखा. नाउ रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने 1831 में डिस्कवर किया सेल न्यूक्लियस इन प्लांट सेल. तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया? सबसे पहली बार न्यूक्लियस को ऑब्जर्व किया. कौन सी सेल में? प्लांट सेल. देन देयर वर टू मेन साइंटिस्ट्स, मैथियास शेल्डन एंड थियोडोर श्वान. ये दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर एक थ्योरी दी जिन्हें हम कहते हैं द सेल थ्योरी. अब सेल थ्योरी मतलब क्या? इन्होंने प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स पे काम किया. तो शेल्डन ने काम किया प्लांट सेल्स पे और क्या कहा? ऑल द प्लांट्स आर मेड ऑफ सेल्स. तो शेल्डन ने कहा सारे प्लांट्स एक छोटे से यूनिट से बने हैं जिन्हें कहते हैं सेल. और श्वान जी ने क्या कहा? he proposed that all the animals are made up of cell and co-developed the cell theory. तो मैथियास शेल्डन एंड थियोडोर श्वान ने मिलकर क्या दी? सेल थ्योरी.
एंड सेल थ्योरी में उन्होंने कहा सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स किससे कंपोज्ड है, स्मॉलेस्ट यूनिट कॉल्ड सेल. द लास्ट नेम इन द टेबल इज J.E. Purkinje. इन्होंने 1838 में कॉइन किया द टर्म प्रोटोप्लाज्म फॉर द लिविंग सब्सटेंस इनसाइड द सेल. तो उन्होंने क्या देखा कि सेल तो है भाई, ठीक है, लेकिन उसके अंदर भी कुछ टाइनी टाइनी लिविंग सा चल रहा है, तो उसका नाम उन्होंने क्या दे दिया, प्रोटोप्लाज्म. अब उसी प्रोटोप्लाज्म को हम क्या बुलाते हैं, साइटोप्लाज्म बुलाते हैं. चलिए, तो अब हम बात करते हैं कि सेल्स के अलग अलग शेप्स क्या होते हैं. देखिए, अब तक के अगर मैं शब्द कहूं सेल, तो आपके दिमाग में एक सर्कुलर सी इमेज आएगी, एम आई राइट? लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. बॉडी में कई तरह के, कई प्रकार के सेल्स होते हैं. देयर आर सेल्स विच आर इलोंगेटेड. ठीक है, इलोंगेटेड मतलब ऐसे लंबे से सेल है, नर्व सेल्स. फिर हमारे इलोंगेटेड मस्कुलर सेल्स होते हैं. फिर ऐसे कुछ स्क्वायर या क्यूब तरीके के एपिथेलियल सेल्स, जो आपकी स्किन की सेल्स होती हैं, वो कुछ इस तरीके से दिखाई देती है. फिर आ गया रेड ब्लड सेल, आरबीसी. इसका नाम तो आपने सुना होगा. ये क्या करता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है. वो कुछ बाय कॉन्केव डिस्क शेप का होता है, मतलब उसमें दोनों साइड पे ऐसे अंदर गड्ढे होते हैं, इसके लिए नाम दे दिया बाय कॉन्केव. देन व्हाइट ब्लड सेल, फैट सेल, कितनी अलग अलग तरीके की दिखने की सेल है, बोन सेल, स्पर्म सेल, है ना. कुछ ऐसी सीलिएटेड सेल्स भी होती है जिन्हें ऐसे छोटे 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 हेयर लाइक पार्टिकल होते हैं, जिसे हम कहते हैं सीलिया. तो इसके बाद कभी भी आपसे सेल पूछा जाए, सेल का शेप पूछा जाए, तो आप कहोगे कई प्रकार के सेल्स होते हैं हमारे बॉडी में, राइट फ्रॉम इलोंगेटेड नर्व सेल टू सीलिएटेड सेल्स. चलिए, अब हमें ऐसा लगता है कि आप लोगों को बेसिक्स तो समझ आ गए कि भाई सेल कहाँ से आया है, किसने सेल की खोज करी, सेल दिखते कैसे हैं. ये सारी बातें पढ़ने के बाद डिस्कवरी थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ने लगी. तो सेल के अंदर के जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म या छोटे छोटे ऑर्गेनल्स है, उनके बारे में स्टडी होने लग गई. एंड देयर आर these 5 major cell organelles which are present in our body that we will जल्दी से एक ओवरव्यू लेते हैं. तो सबसे बाहर वाली कवरिंग जो होती है एक सेल की, वो होती है सेल वॉल. लेकिन बच्चों, एक ट्रिकी चीज है, ये आपने अगर याद कर लिया तो 10th, 11th, 12th, even 9th standard will become very easy. is that प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होगी, लेकिन एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल विल बी एब्सेंट. बहुत बच्चे इसमें गलती करते हैं. तो सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट कवरिंग, पर हर सेल में नहीं होती, सिर्फ प्लांट सेल में होती है. कैसी कवरिंग है ये, रिजिड आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल. रिजिड मतलब बॉडीगार्ड जैसी, बिल्कुल ही ताकतवर, सेल को शेप देती है. अगर सेल पे कोई प्रेशर भी पड़ता है तो भी सेल का शेप चेंज नहीं होता. क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल. देन देयर इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ना मैं प्यार से कहती हूँ वार्डन. ये हमारे सेल की है वार्डन. वार्डन क्या चेक करेगी, भाई अंदर कौन आएगा, बाहर कौन जाएगा. सो इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल. एनिमल सेल की तो ये आउटर मोस्ट कवरिंग हुई. परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ ओनली सम मटेरियल. अब गर्ल्स हॉस्टल में सब तो नहीं आ जा सकते, आपके भैया अलाउड नहीं, आपके पापा अलाउड नहीं, है ना, फ्रेंड्स अलाउड नहीं. तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, सिर्फ कुछ चुनिंदा चीजों की ही एंट्री और एग्जिट की परमिशन देती है. इसीलिए उसको हम कहते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल. परमिएबल का मतलब क्या, किसी भी चीज को अंदर आना या बाहर जाने देने को हम कहते हैं परमिएबल. परमिशन वर्ड याद है, परमिशन से परमिएबल याद रखिएगा. फिर सेल के अंदर कवरिंग के बाद अंदर आता है साइटोप्लाज्म, a fluid content inside the plasma membrane and outside the nucleus. तो सेल के अंदर बाउंड्रीज आ गई आपकी, दोनों बाउंड्री के अंदर आ गया हमारा साइटोप्लाज्म. अब आप कहोगे मैम बस बातें करे जा रहे हैं, दिखा नहीं रहे हैं फोटो. सो दिस इज आवर एनिमल सेल. ये देखिए, ये जितनी ब्लैक कलर की एम्प्टी स्पेस आप देख रहे हैं, वो हो गया हमारा साइटोप्लाज्म. उसके बाहर हो गए हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग है, पर प्लांट सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग इज, देखिए, सेल वॉल. चलिए, यहां तक हमें समझ गया.
अब साइटोप्लाज्म क्या है? इट इज अ फ्लूइड फिल्म मटेरियल। साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी सेल ऑर्गेनल्स ना तैर रही होती है। उसमें से एक मेजर सेल ऑर्गेनल है हमारा न्यूक्लियस। इट इज अ डबल लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो क्या है? न्यूक्लियस की भी अपनी एक मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियस के अंदर ना बच्चों क्या होता है? हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। मतलब ही क्या होता है? डीएनए होता है। तो अब ये डीएनए को प्रिजर्व करके रखने की जरूरत है, राइट? तो वो पहली बाउंड्री तो हो गई ये दोनों, और न्यूक्लियस को अलग से एक बाउंड्री दी जाती है जिसे कहते हैं हम न्यूक्लियर एनवलप। The nuclear envelope has pores for transfer of material and chromosome. तो वो न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है उसमें छोटे छोटे पोर्स या गड्ढे होते हैं जिसकी वजह से न्यूक्लियस में भी ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। फिर आ गई बाकी की सेल ऑर्गेनल्स। दीज आर स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन बाउंड पार्ट्स ऑफ द सेल प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। तो जितनी भी माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपैरेटस, ये सारी क्या हो गई? सेल ऑर्गेनल्स। और ये किसके अंदर तैर रही होती है? साइटोप्लाज्म के अंदर। एक बात मजे की आपको याद रखनी है कि जैसे सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाउंड्री, सेल वॉल की बाउंड्री होती है, वैसे ही सारे सेल ऑर्गेनल्स के अंदर भी एक बाउंड्री होती है। और न्यूक्लियस में कितनी बाउंड्रीज होंगी? 2 बाउंड्रीज होंगी। उन बाउंड्रीज में होंगे छोटे छोटे पोर्स। सो दिस इज योर प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। इसके अंदर हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के जस्ट बाहर हो गया आपका गोल्जी अपैरेट, हो गया आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये देखिए, रफ एंडोप्लाज्मिक एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। घबराइएगा मत, एक एक टॉपिक को हम अच्छे से छान छान के पढ़ेंगे, ठीक है? तो ये हो गए ऑर्गेनल्स, ये हो गई आपका साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। सो आई होप नाउ यू गेट अ क्लियर पिक्चर ऑफ हाउ सेल लुक्स लाइक, सेल के अंदर क्या क्या चीजें चल रही है। फंक्शंस तो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आई होप आपको समझ आ गया कि दिखता कैसा है सेल। सो अब धीरे धीरे एक एक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, एक एक पार्ट ऑफ द सेल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एनिमल सेल इज आर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कैसी होती है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन? इट मस्ट रिमेन सेपरेट फ्रॉम सराउंडिंग्स। मतलब ही क्या? दो बाजू बाजू की पड़ोस की आंटियां हैं, पड़ोस की आंटियों को बातें करने का बड़ा शौक है, लेकिन उनके बीच में क्या कर दिया अंकल लोगों ने? भाई काम नहीं हो रहे घर के, बस बातें हो रही हैं, तो क्या लगा दी? एक दीवार लगा दी। तो 2 सेल्स है, 2 घर हैं, आंटियां बात ना कर पाए, उनके बीच में क्या लगा दिया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्यों लगाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन? सो दैट 2 सेल्स के बीच में एक स्पेस होनी चाहिए। अब ये स्पेस तो बना दी, अंकल ने दीवार तो खड़ी कर दी, लेकिन आंटी ने अगर पाव भाजी बनाई है तो आंटी देंगी कि नहीं? सो दिस वॉल कैन अलाउ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल विद इन द सराउंडिंग। तो ये वॉल तो है, लेकिन इस वॉल से एक्सचेंज इज पॉसिबल। तो वार्डन आंटी क्या करती है? कैसी परमिएबिलिटी है इनकी? सिलेक्टिवली परमिएबल। मतलब वो डिसाइड करेंगे अंदर कौन आएगा और बाहर कौन जाएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ वेरी थिन बाउंड्री अराउंड द सेल। क्या फंक्शन है भाई इनके? टू प्रोटेक्ट द सेल कंटेंट। क्या कंटेंट है हमारे सेल के? न्यूक्लियस है, गोल्जी अपैरेटस है, माइटोकॉन्ड्रिया है। इन सबको प्रोटेक्शन कौन देता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड इट आल्सो गिव्स द सेल इट्स इंडिविजुअलिटी। ठीक है, मैंने कहा हम बाउंड्री वॉल क्यों बनाते हैं घर के पास? कि पता चले भाई ये शर्मा जी का घर, वर्मा जी का घर है ना, तो उनके लिए लगा दी हमने बाउंड्री वॉल। तो देखिए, सारे भी जितने भी सेल्स एग्जिस्टेंस में होते हैं, सबके पास, सारे यूकैरियोटिक सेल के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। तो देखिए, यहां से कुछ यूकैरियोटिक सेल, ये कुछ प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोट्स में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है लिपिड, फॉस्फोलिपिड बायलेयर से। एनिमल सेल, प्लांट सेल, ईस्ट सेल, प्रोटिस्ट सेल्स, इन सारे सेल्स में भी एक कॉमन चीज क्या है? which is the presence of plasma membrane. चलिए, तो आई होप आपको एक ओवरव्यू तो मिल गया होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल में आई क्यों, सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या है। तो चलिए आगे देखेंगे। एक छोटा सा सवाल आपको हम पूछते हैं, which is what would happen if everything could enter the cell freely and what would the cell remain safe? तो मैंने क्या कहा? वार्डन आंटी अगर सबको ही अंदर आने दे तो क्या अंदर सेफ्टी रहेगी? बिल्कुल भी नहीं रहेगी। दैट्स व्हाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज टू बी स्ट्रिक्ट, एंड इसीलिए हम उनकी एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे विच इज
सिलेक्टिव परमिएबिलिटी। सिलेक्टिव मतलब बिल्कुल ही गिने चुने चीजों को अंदर और बाहर आने देती है। कौन? हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। It allows only selected substances to pass and useful substances enter and waste move out. तो अगर किसी सेल में फूड जाना है, ग्लूकोज जाना है, एनर्जी जानी है, तो उसका इजीली इनटेक हो सकता है, वाटर आना है, एंड जो भी वेस्ट मटेरियल अक्यूमुलेट हो जाता है सेल में, उसकी एग्जिट भी कौन करवाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देन द सिलेक्टिव कंट्रोल कीप्स द सेल अलाइव। तो ये देखिए बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक छोटी सी झलक दिखाई है आपको, ऐसी दिखती है इसमें। ये हो गए हमारे लिपिड सेल्स। तो ये देखिए, ये है आपके लिपिड सेल, कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। ये हो गया लिपिड का हेड और ये हो गई लिपिड की टेल। अब ये जो हेड है लिपिड का, यहां आप देखिएगा दो हेड दिख रहे हैं आपको, एक ऐसे ऊपर की तरफ, एक ऐसे नीचे की तरफ। इसी चीज को हम कहते हैं बाइलेयर। बाय मतलब क्या? दो। तो लिपिड किस चीज से बनी हुई है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी किस चीज से बनी हुई है? दो लिपिड्स की बाइलेयर से। तो ये हो गया आपका हेड। जो हेड होता है ना, वो होता है पोलर। पोलर मतलब क्या? तो पोलर मतलब ही हाइड्रोफिलिक। फिलिक मतलब क्या? वाटर लविंग। तो ये जो हेड होता है, उसे पानी से कोई दिक्कत नहीं, वो पानी के साथ इंटरैक्ट भी कर सकता है, वो पानी को अंदर आने के लिए भी चैनल्स बना सकता है। लेकिन ये जो टेल है, ये जो टेल है, वो टेल को पानी पसंद नहीं। तो टेल होती है हाइड्रोफोबिक और हेड होता है हाइड्रोफिलिक।